हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज उसकी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई कर ली थी? कल की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने हम लोगों ने पिछली चीज़ें पढ़ी थी, बंगाल के नवाब, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक और ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। और कल इससे संबंधित एमसीक्यू सेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एमसीक्यू वाला जो क्लास था वो कल हम लोगों ने कंप्लीट किया है। वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज जो हम लोग करेंगे क्लास वो है मैसूर। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज एक एक करके आपको सभी राज्यों पे अपना कब्जा जमाते रहे। बंगाल को कब्जा कर लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंबाइंड था उस समय। तीनों आपके प्रोविंस पे किसका कब्जा हो चुका था? अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। फ्रांस एक बहुत बड़ी शक्ति थी, उसको भी इन लोगों ने हराकर साइड कर दिया। अब आपको दक्षिण में दो बड़ी समस्याएं थी इनके पास, एक तो मैसूर और दूसरा मराठा। एक थी आपकी मैसूर और दूसरे आपके क्या थे? मराठा, जो इनके सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे थे। अब रास्ते से इनको हटाना था। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कहानियां होती है, कैसे कैसे ये लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इस क्रम में चार आपको आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चार युद्ध इन्हें लड़ने पड़ते हैं मैसूर राज्य से, और उसके बाद इन लोगों ने मैसूर पे भी पूर्णतः अपना कब्जा जमा लिया। तो आइए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है, आप उन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर दूं या मेंशन कर दूं, उसको तो आप लोग बिल्कुल ही लिखेंगे, मिस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद जो भी इससे संबंधित एमसीक्यू होंगे उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए आंग्ल मैसूर संघर्ष को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में यदि थोड़ी चीज़ें देख ले मैसूर के बारे में, तो विजयनगर के पतन के बाद, ठीक है, मैसूर में वाडियार वंश का शासन था। ठीक है, विजयनगर के पतन के बाद जब हम लोग मिडाइवल इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है, मिडाइवल इंडिया पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश आते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश आते हैं, और उस साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो मैसूर स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के अंदर में ही ये आपका मैसूर राज्य था। लेकिन जब वो विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तो मैसूर स्वतंत्र होकर, और मैसूर में शासन किसका होता है? वाडियार वंश का शासन होता है। किसका शासन होता है? वाडियार वंश का शासन होता है। और यहीं की सेना में, विजयनगर की ही सेना में, आपको उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर अली। ठीक है, अब वाडियार वंश का शासन आ गया, सेना वाडियार वंश के हाथ में है, और इस सेना का जो एक मामूली सा सैनिक है वो है हैदर अली। ठीक है, धीरे धीरे वो अपने योग्यता के दम पर, ठीक है, अपने अनुभव के दम पर वो आगे बढ़ते जाता है, और समय के साथ फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना करता है। अब वो क्या हो चुका था? पावरफुल हो चुका था, सेना में उसका ओहदा बढ़ चुका था। अब उसने क्या किया? एक शस्त्रागार, ठीक है, एक आर्मरी की स्थापना कर दी। ठीक है, किसने? हैदर अली ने। और इस तरह से वो क्या करता है, जो मिलिट्री रूल कहते हो ना, सेना द्वारा तख्ता पलट, यहाँ भी वही चीज होती है, सेना के द्वारा तख्ता पलट हो जाता है, और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? हैदर अली कर रहा है। और इस तरह वाडियार वंश के शासक को गद्दी पर से हटाकर 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है। कौन? 1761 में मैसूर का शासक कौन बन के आया? हैदर अली बन के आया। क्लियर? कहानी समझ में आ गई आपको? मैसूर में किसका शासन था? वाडियार वंश का। क्लियर? पहली बात। होता क्या है, जैसे कि अभी के समय में देखते हो मिलिट्री रूल्स कैसे होती है, सैन्य शासन कैसे लगता है, सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है। सेम चीज यहाँ भी हुआ है। ठीक है, हैदर अली ने क्या किया? एक मामूली सैनिक था, लेकिन अपनी योग्यता के दम पर, अपने अनुभव के दम पर धीरे धीरे, और फ्रांसीसियों से सहायता भी ले लेता है ये। ठीक है, फ्रांसीसियों से हाथ मिला लेता है, और उनकी सहायता से एक अच्छी खासी आर्मरी डेवलप कर लेता है, और क्या करता है? वाडियार वंश के शासक का तख्ता पलटकर 1761 में स्वयं ये मैसूर का शासक राजा बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? मैसूर का राजा तो बन गया, फ्रांसीसियों से इसकी दोस्ती भी चल रही है। समस्या अब आएगी अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अंग्रेज क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे, और दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का पहला शासक होगा ये जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। दक्षिण भारत का पहला शासक है जिसने अंग्रेजों को हराया था। अब अंग्रेज इंटरफेयर करेंगे, ये भी तो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा है ना, और अंग्रेज क्या करना चाह रहे हैं? दूसरे राज्य पे कब्जा करना चाह रहे हैं। युद्ध तो स्वाभाविक है।
अब यही चीजें होंगी और इसे ही हम लोग जानते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। डेट लिख लीजिएगा, 1767 से लेकर 1769 तक ये युद्ध आपको चलता है। प्रथम आंग्ल मैसूर हेडिंग डालिए और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की तारीख डालिएगा 1767 से लेकर 1769 तक। क्लियर? अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 76 से लेके आपको 1767 से, सॉरी यहाँ पे आपको मिसप्रिंट है, 1767 कर लीजिए इसको, से लेके 1769 तक आपको ये युद्ध चलता है। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि की थी, लेकिन होता क्या है, निजाम जो थे हैदराबाद में निजाम थे आपके, और हैदराबाद के निजामों से अंग्रेजों ने ये डील किया था, गुप्त डील की थी कि हम लोग मैसूर पे आक्रमण करेंगे तो आप लोग मेरी सहायता कीजिएगा। लेकिन हैदर अली भी कम कूटनीतिज्ञ नहीं था, ठीक है, वो भी बहुत योग्य व्यक्ति था, और उसने क्या किया, हैदराबाद के नवाब को अपने पक्ष में मिला लिया। और जब युद्ध का समय आता है तो हैदराबाद का नवाब आपको हैदर अली की तरफ से युद्ध लड़ता है। और क्या होता है, अब जब डील तो हुई थी अंग्रेजों के साथ लड़ने की, अब अंग्रेज देखते हैं युद्ध के समय तो ये हैदर अली के साइड चला गया, तो अंग्रेजों की हार हो जाती है। और अंग्रेज जब हारने लगते हैं तो वो लोग संधि का प्रस्ताव रखते हैं कि हम लोग अब युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग अपनी हार मानते हैं, और इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो मद्रास की संधि से होती है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें लिखनी है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, वो इसका लिखना है डेट। लिखिए 1767 से लेके 1769 तक। ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ, तो अंग्रेज और हैदर अली के मध्य होता है। दूसरा पॉइंट, किसके किसके मध्य हुआ, यहां देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, 1767 से लेके 1769 तक। ठीक है, पहली चीज किसके किसके मध्य हो रहा है, तो एक तरफ हैदर अली है और एक तरफ कौन है, हैदर अली है, और एक तरफ आपके कौन है, अंग्रेज है। ठीक है, एक तरफ अंग्रेज है। ठीक, अंग्रेजों की हार हो जाती है, हैदर अली जीत जाता है। कौन सी संधि होती है, तो मद्रास की संधि होती है। युद्ध का संधि याद रखिएगा, किसी भी युद्ध के संधि को मत भूलिएगा, चाहे वो तीनों कर्नाटक युद्ध के हो जाए या चारों आपको जो मैसूर युद्ध होंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके हो जाए, तो मद्रास की संधि होती है। ठीक है, मद्रास की संधि होती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको लिख लेना है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है, मद्रास की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। दक्षिण में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। मैंने आपको क्या बताया कि हैदर अली दक्षिण का पहला व्यक्ति था, पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है, तो अंग्रेजों के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई कोई ऐसा आ गया जिसने हमें हरा दिया, अंग्रेज तो शांत बैठने नहीं वाले हैं। संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया गया और यह युद्ध यहीं समाप्त हुआ। इस संधि में दो बातें कही गई थी। पहली बात तो कही गई थी कि जिसका जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसका जो क्षेत्र है वो उसको लौटा दिया जाए। ठीक है, अपना अपना क्षेत्र। संधि में क्या कहा गया, संधि के अनुसार क्या कहा गया, संधि के अनुसार आपको दो बातें कही गई। पहली तो कही गई कि अपना अपना क्षेत्र ले लो, अपना अपना क्षेत्र ले लो भाई। और दूसरी बात जो कही गई वही आपको दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनेगा। दूसरी बात जो कही गई कि युद्ध की स्थिति में साथ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, साथ देंगे। यदि आप पर आक्रमण होता है तो हम साथ देंगे, और यदि अंग्रेजों पर आक्रमण होता है तो मैसूर राज्य साथ देगा। और यही चीज आपको दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का रीजन बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे रीजन बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध टॉपिक डालिए। टाइम पीरियड है 1780 से लेके 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का आपको टाइम पीरियड क्या है, 1780 से लेकर 1784 तक आपको दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संधि के तहत मैसूर के शासन और अंग्रेजों के मध्य यह तय हुआ था कि दोनों युद्ध की स्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। मैंने आपको बताया युद्ध की जब स्थिति बनेगी, भविष्य में यदि कोई मैसूर पे आक्रमण करता है या कोई अंग्रेजों पे आक्रमण करता है तो दूसरी टीम जो है वो आपको सहायता देगी।
लेकिन होता क्या है, जब सेकेंड वाला जो आपको वॉर है, सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, आपको बात क्या हुई कि साथ देंगे, लेकिन जब मराठे, मान लीजिए कि ये मैसूर है, ठीक है, ये आपका मैसूर है, इस पे कौन आक्रमण कर रहा है, इस पे मराठे आक्रमण कर दिए, ठीक है, इस पे मराठों ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, मराठों द्वारा आक्रमण। और मराठों द्वारा जब आक्रमण किया जाता है तो अंग्रेजी सेना सहायता के लिए नहीं पहुंचती है, ठीक है, अंग्रेजी सेना सहायता के लिए नहीं पहुंचती है, अंग्रेजी सेना ने सहायता नहीं भेजी, ठीक है। और भाई जो डील हुई थी वो डील ही यदि पूरा नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है मैसूर का शासक नाराज तो होगा ही, ठीक है। तो यही हुआ कि अंग्रेजी सेना ने जो डील किया था आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, उस डील पर वो खड़ी नहीं उतरी, उन वादों पे वो खड़ी नहीं उतरी, और यही बात हैदर अली को पसंद नहीं आया, ठीक है। और इस संधि का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ, और सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1780 से लेकर 1784 तक यह युद्ध आपको चलता है, ठीक है। अब अंग्रेज तो जान ही रहे थे कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग हार चुके हैं, कहीं दूसरा भी ना हार जाए। उस समय अंग्रेजों के गवर्नर जो थे आपको कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग आपको गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के, ठीक है। हैदर अली से मुकाबला करने के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजता है, किसको भेजता है, आयरकूट को दक्षिण आपको भेज देता है, ठीक है। देखिए यहां अंग्रेजों ने सहायता नहीं भेजी, अब क्या होगा, अब देखिए क्या होता है। अंग्रेजों ने सहायता नहीं भेजी, इस बात से खफा था कौन, आपको हैदर अली, और हैदर अली क्या करता है 1780 में आपको आक्रमण कर देता है अंग्रेजों पे। अंग्रेजों का पलड़ा तो अभी, क्योंकि हैदर अली के पास एक विशाल सेना थी, ठीक है, हैदर अली एक कुशल योद्धा था और उसका पलड़ा भारी हो रहा था। उसी समय आपको वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, उस समय का तत्कालीन गवर्नर कौन था, तत्कालीन गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग आपको तत्कालीन गवर्नर था। और ये क्या करता है, एक बहुत कुशल सेनापति को भेजता है दक्षिण की ओर, और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है आयरकूट, क्या होता है, आयरकूट, ठीक है, आयरकूट इसका नाम होता है, ठीक है, आयरकूट इसका नाम होता है, बहुत ही कुशल सेनापति होता है, और ये एक बहुत बड़ी सेना लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान करता है। और 1781 में, ठीक है, 1781 की तारीख को पोर्टो नोवा का युद्ध होता है, युद्ध का नाम लिख लीजिएगा, पोर्टो नोवा का युद्ध, ठीक है। पोर्टो नोवा के युद्ध में इसने हैदर अली को बुरी तरह पराजित कर दिया, ठीक है। आयरकूट क्या करता है, आपको हैदर अली को बुरी तरह पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित कर लेता है। तो यहीं पर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि पोर्टो नोवा का युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया भाई, तो आयरकूट ने किया। कब हुआ था, 1781 में हुआ था। हैदर अली बुरी तरह पराजित हो जाता है, घायल हो जाता है, और एक वर्ष बाद क्या होती है, आपको हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, हैदर अली की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 1782 में युद्ध करते समय हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसका पुत्र टीपू सुल्तान, ठीक है, मैसूर वंश का बहुत ही प्रतापी शासक, ठीक है, मैसूर वंश का इसी का कथन था, 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से, गीदड़ की भांति जीने से एक दिन तुम शेर की भांति जियो, ठीक है। तो बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति था। टीपू सुल्तान अगला शासक बन जाता है और इसने युद्ध जारी रखा। और क्या होता है, युद्ध ये, अब इसके पिता तो डेथ कर गए, युद्ध चल रहा है अंग्रेजों से, और टीपू सुल्तान शासक बनता है और युद्ध कंटिन्यू रहता है। आपको मैंने बताया था टीपू सुल्तान से पहले हैदर अली ने किससे हाथ मिलाया था, फ्रांसीसियों से हाथ मिलाया था। और क्या होता है, इस समय पे जब हैदर अली की डेथ होती है तो फ्रांसीसी क्या होते हैं, युद्ध से अलग हो जाते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी क्या होते हैं, युद्ध से अलग हो जाते हैं, और मजबूरन टीपू सुल्तान को मंगलौर की संधि करनी पड़ती है, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड कर्नाटक वॉर में कौन सी संधि हो रही है, मंगलौर की संधि हो रही है, लिख लीजिए इस चीज को।
सेकेंड कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हो रही है? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि आपको सेकेंड कर्नाटक युद्ध में होती है। तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन से संधि से? मंगलौर की संधि से। क्यों हुई, क्यों करनी पड़ी संधि? क्योंकि फ्रांसीसी आपको उसी समय क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं हैदर अली के मरने के पश्चात। तो इसकी स्थिति कमजोर होने लगती है और इस चीज से क्या करता है, ये मंगलौर की संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में पहला पॉइंट आपने लिखा समय काल 1780 से लेकर 1784। ठीक है, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके संधियों का पालन नहीं किया गया था, इसी कारण से आपको सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, अपना एक बहुत ही कुशल सेनानायक आयरकूट को भेजता है दक्षिण की ओर कि जाओ हैदर अली से मुकाबला करो, और वो सफल भी होता है। पोर्टो नोवा के युद्ध में 1781 में हैदर अली को पराजित कर देता है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पे उसका एक योग्य पुत्र टीपू सुल्तान आपको शासक बनता है मैसूर का। युद्ध जारी रखता है, लेकिन हैदर अली की मृत्यु के कारण फ्रांस इस युद्ध से अलग हो जाते हैं और टीपू सुल्तान को मजबूरन मंगलौर की संधि करनी पड़ती है। यही आपको शुरू से लास्ट तक पूरी कहानी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब बात टीपू सुल्तान की आई है तो एक दो लाइन टीपू सुल्तान के बारे में। शेरे मैसूर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, शेरे मैसूर बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे आपको टीपू सुल्तान, इसलिए इनको शेरे मैसूर कहा जाता है। ठीक है, आइए इनके बारे में दो चार लाइन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के पश्चात मैसूर के शासक बने थे। ठीक है, पिता कौन थे इनके? हैदर अली थे। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के जारी किए। ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण की, ये पॉइंट मैंने यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि हैदर अली ने कभी भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, याद रखिएगा, हैदर अली ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर दूं या मेंशन कर दूं उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, और क्यों? क्योंकि हैदर अली ने इस चीज़ की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, और टीपू सुल्तान पहला शासक था जिसने आपको बादशाह की उपाधि धारण की थी मैसूर राज्य में। क्लियर? अपने नाम के सिक्के जारी किए। ठीक है, अपने नाम के सिक्के जारी किए। और ये चीज़ें ये क्यों कर रहा होगा, थोड़ा सोचिए तो। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। ठीक है, इनके पिता ने ना ही अपने नाम के सिक्के जारी किए थे और न ही बादशाह की उपाधि धारण की थी, और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपनी शक्ति को, अपना वर्चस्व को दिखाने के लिए इसने बादशाह की भी उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। क्लियर? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था, मतलब ये प्रभावित था बहुत ज़्यादा। ये आपको उस चीज़ के प्रति इसकी रुझान बहुत ज़्यादा थी। फ्रांसीसियों से ये मदद भी लेता है और श्रीरंगपट्टनम में क्या करता है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो कॉन्सेप्ट आया है कहाँ से आया है? फ्रांसीसी क्रांति से आया है। तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है कहाँ पर? एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने कहाँ लगवाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में लगवाता है। ठीक है, किसने लगवाया था पूछेगा तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था, और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बनता है। दोनों चीज लिखिएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है और जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। ये यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक है, इसको नींव लिख लीजिएगा, नींव मानता था। मतलब यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत है ना, तो आपकी सेना स्वतः मजबूत हो जाएंगी। सेम बात अंग्रेजों वाली बताई थी मैंने आपको। अंग्रेजों को इतना धन प्राप्त हो रहा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र से कि उन्होंने अपनी सेना को बहुत मजबूत कर लिया था। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक प्रश्न भी करवाया था, यदि आपको याद हो तो, है ना। तो यदि आपके पास धन होगा तो आप एकदम मॉडिफाइड हथियार रखोगे, है ना, बड़ी बड़ी सेना रखोगे। आपके पास पैसे नहीं है तो आपके सेना में 10 व्यक्ति है, पैसे होंगे तो आप 1000 रख लेना। जितने ज़्यादा पैसे होगा आपकी सेना उतनी विशाल और उतनी आपको मॉडिफाइड होगी, अप टू डेट होगी। ठीक है, तो वो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति क्यों मानता था, समझ में आ गया। सीधा साधा दैत्य किसे कहा जाता है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस चीज को स्टार बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, सीधा साधा दैत्य किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। इसको नोट डाउन कीजिएगा, सीधा साधा दैत्य टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, इतना मिसप्रिंट लिखा गया है। शेर ए मैसूर। ठीक है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है?
टीपू सुल्तान को कहा जाता है। सीधा साधा दैत्य भी टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और प्रथम व्यक्ति था जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। प्रथम आ गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टीपू सुल्तान हेडिंग बनाइए, और ये जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की है, इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ कि बादशाह की उपाधि धारण करने वाला और अपने नाम के सिक्के जारी करने वाला मैसूर का पहला शासक है, क्योंकि हैदर अली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ठीक। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है श्रीरंगपट्टनम में, और जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों मैंने आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं जब आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, एमसीक्यू में आप लोग देख लेना, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सीधा साधा दैत्य किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। सेड़े मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और पहली बार युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किसने किया था? बारूद वाले रॉकेट का प्रयोग टीपू सुल्तान ने किया था। ऑल इज क्लियर? ऑल क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। क्या समय काल है? 1790 से लेके 1792 तक। 1790 से लेके 1792 तक आपको तृतीय मैसूर युद्ध का समय काल है, ठीक है। 1790 से 1792, पहला पॉइंट लिखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय काल। मंगलौर की संधि से टीपू प्रसन्न नहीं था। स्वाभाविक सी बात है कि बीच में इसको युद्ध छोड़ना पड़ा था, ठीक है। पिता की मृत्यु हो गई थी, तो प्रसन्न कैसे होगा। और अंग्रेजों को शक था कि फ्रांसीसियों से ये मदद ले रहा है, जो बात सही भी है, ठीक है। ये फ्रांसीसियों से मदद तो ले ही रहा था, साथ में फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित भी था। और इसी को आधार बनाकर अंग्रेज क्या करते हैं? युद्ध की घोषणा कर देते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में तो अंग्रेज कमजोर थे, लेकिन सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति अच्छी हो चुकी थी, और अंग्रेज क्या करते हैं? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हैदराबाद का निजाम और मराठा भी अंग्रेज के साथ हो जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि यूनिटी की कमी रही है। उस समय यूनिटी की बहुत कमी थी। यदि हम इकट्ठे हो जाते, ठीक है, जाति धर्म और राजा रजवाड़े, इन चीज़ों, जैसे निज़ाम अलग लड़ रहे हैं, होलकर अलग लड़ रहे हैं, सिंधिया अलग लड़ रहे हैं, भोसले अलग लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें यदि नहीं होती तो अंग्रेज किसी भी कीमत पर 150 साल तक शासन नहीं कर पाते, यहाँ तक कि वो टिक भी नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये एक कमी, तो जो कमी है वो तो है, ये ड्रॉबैक, बहुत बड़ी ड्रॉबैक रही है कि सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसकी विफलता में एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हैदराबाद के निजाम और मराठा क्या करते हैं? अंग्रेजों की सहायता देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, टीपू क्या होगा? कमजोर पड़ जाएगा। तत्कालीन गवर्नर जनरल कार्नवालिस, उस समय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कार्नवालिस करता है, और श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर संधि के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम स्थित जो किला है वहां पर टीपू सुल्तान को घेर लेता है। स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज अब तो हैवी सेना उनके पास है। दूसरी बात, हैदराबाद के निजाम उनका साथ दे रहे हैं, तो उनकी सेना है, मराठों की सेना है, और इन सभी चीज़ों के कारण टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के किले में घेर दिया जाता है और संधि के लिए मजबूर किया जाता है। इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से होती है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि, लिख लीजिएगा। यह एक अनैतिक संधि थी। टीपू को युद्ध के हार जाने के रूप में भारी रकम चुकानी पड़ी, साथ में टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बना लिया गया। तो पहला चीज जो आपको लिखना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, वो लिखना है समय काल 1790 से लेकर 1792 तक, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको लिखनी है उसमें लिखना है, हाँ, उसमें आपको लिखना है कि टीपू सुल्तान इस युद्ध में हार जाता है, और अंग्रेजों के सेना के नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? गवर्नर जनरल कार्नवालिस, ठीक है। उस समय कौन थे आपके गवर्नर जनरल? कार्नवालिस थे, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको लिखनी है, संधि कौन सी होती है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर, ठीक है, अंतिम युद्ध है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हुई। अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो चुका था और उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी थी, जिसने चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध का जन्म दिया था। स्वाभाविक सी बात है भाई, पलड़ा भारी तो है ही, जीत रहे हैं, दूसरा भी जीते, तीसरा भी जीते, तो महत्वाकांक्षा तो अब बढ़ ही गई, हौसला भी बढ़ चुका था, जोश भी बढ़ चुका था।
और इन लोगों ने अब ठान लिया था कि मैसूर को अपने अंडर में, अपने कब्जे में ले लेना है। ठीक है, 1799 को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा जाता है और पूरे मैसूर पर आपको अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ, 1799 की घटना है। टीपू सुल्तान, अब अंग्रेजों की सेना भी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, उनका हौसला भी हाई हो चुका है क्योंकि पिछले 2 युद्ध जीतते हुए आ रहे हैं। हैदराबाद की निज़ाम मराठों की सेना उनकी साथ है। तो इस तरह से क्या होता है, आपको टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है 1799 में और पूरे मैसूर पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लिख लीजिएगा। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर राज्य पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, और वाडियार वंश जो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था कि वाडियार वंश का ही शासन था ना, तख्ता पलट वाडियार वंश के शासक का ही हुआ था ना। तो अब जब ये टीपू सुल्तान मारा जाता है और अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, कठपुतली शासक, ठीक है, जो वाडियार वंश से ही संबंधित था, कृष्णराज द्वितीय, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात आपको किस शासक को मैसूर की गद्दी पर बिठाया था। तो कृष्णराज द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा, कृष्णराज द्वितीय। ठीक है, कृष्णराज द्वितीय को आपको गद्दी पे बिठा के उससे सहायक संधि कर लेता है। सहायक संधि क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गई मैसूर की पूरी कहानी। ठीक है, हैदर अली से शुरू होती है, टीपू सुल्तान पर जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत साहसी शासक था, बहुत समय तक आपको युद्ध भी चला, लेकिन कब तक, है ना, मैंने आपको बताई सबसे बड़ी कमी थी यूनिटी की। ठीक है, एकता नहीं था, जिसके कारण से ये दिक्कतें आ रही थी। यदि एकता होती तो अंग्रेज 150 साल तक तो नहीं ही टिकते। ठीक है, तो आप लोगों को इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने को मैंने जो जो चीज़ें बताई है वो लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। जिनका छूट गया हो कुछ भी या और कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जिससे जब हम इसका MCQ सेशन करेंगे, MCQ वाला क्वेश्चन जब हम लोग डील करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।